नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वह है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। हिंदी का शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हम जिस इकाई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वह इकाई है प्रथम, जो कि हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन को लेकर है। हिंदी भाषा शिक्षण मूल्यांकन के अंतर्गत इस प्रथम इकाई के अंतर्गत हम आज की इस व्याख्यान में जिस प्रकरण के बारे में चर्चा करेंगे वह प्रकरण है हमारा हिंदी भाषा शिक्षण में व्यापक मूल्यांकन को लेकर। तो साथियों, व्यापक मूल्यांकन हिंदी भाषा शिक्षण में क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे। तो साथियों, जब हम बालक को उसकी आयु के अनुसार उसके बाल जब कक्षा में आता है हमारे, तो उनमें कुछ आधारभूत दक्षताएं होती हैं, कुछ क्षमताएं होती हैं, उनको हमें विकसित करना होता है, उन्हें सिखाना होता है। तो उन क्षमताओं को हम गतिविधियों, कुछ अभ्यासों के माध्यम से उन दक्षताओं को, उन व्यवहारों को हम उसमें विकसित करते हैं, ताकि उनमें वो भाषा संबंधी दक्षताएं उनमें उनको उपलब्धि प्राप्त हो जाए। तो उन दक्षताओं को उभारने के लिए, उन दक्षताओं को विकसित करने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ गतिविधियां या कुछ ऐसे प्रयास करते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रयास करते हैं, जिससे कि बालक की क्षमताएं विकसित हो सके। तो साथियों, समझने वाली बात यह है कि व्यापक मूल्यांकन ये होता है कि बालक का एक संपूर्ण, व्यापक शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है संपूर्ण, पूरा, मतलब संपूर्ण उसका मूल्यांकन है, मतलब उसके पूरा सर्वांगीण कह सकते हैं हम, सर्वांगीण विकास का जो मूल्यांकन है हम कर सकते हैं कि सर्वांगीण विकास उसमें कैसा हो रहा है, उसका चहुमुखी विकास किस प्रकार से हो रहा है। तो उस मूल्यांकन को हम व्यापक मूल्यांकन कहेंगे। तो इसके अतिरिक्त उसमें संज्ञानात्मक विकास को भी लेंगे, उसके मानसिक विकास को, उसके शारीरिक विकास को और उसके नैतिक विकास को भी हम वहाँ पर लेंगे। तो उस व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत हम उसकी जो पक्ष हैं उसको समझने का प्रयास कुछ बिंदुओं के माध्यम से करते हैं। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। तो मूल्यांकन के पक्ष है साथियों हिंदी शिक्षण में। पहला जो पक्ष है वो है व्यक्ति एवं सामाजिक सद्गुण। व्यक्तिक एवं सामाजिक सद्गुण। व्यक्तिक एवं सामाजिक सद्गुण क्या होते हैं? इसके अंतर्गत समयबद्धता, नियमबद्धता, नैतिकता, उत्तरदायित्व की भावना, स्वच्छता एवं सहयोग, सत्यनिष्ठा, नियमितता, समाज सेवा आदि गुण सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले अपने सामाजिक गुणों का, और सामाजिक गुण भी कैसे, सद्गुणों का विकास करना है। जैसे उसमें अपने विद्यालय आने की समयबद्धता है, समय पर पधारे, और उसमें नियमितता, अपने कार्य के प्रति नियमित रहे, और सत्यनिष्ठता जो ईमानदारी है। इसके अलावा उसमें जो एक दूसरों के प्रति जो आदर करने की भावना है, और उत्तरदायित्व जो उसे उत्तरदायित्व दिया गया है उसका निर्वाह वो पूरी ईमानदारी के साथ में करे। साथ ही साथ में उसमें सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, अपनी बात को कहने के प्रति सत्य एवं न्याय को शिरोधार्य मानकर कार्य करे। साथ में उसमें स्वच्छता एवं सहयोग की भावना हो, अपने विद्यालय, अपने घर, अपने परिवार में कहीं भी वो स्वच्छ वातावरण को स्वयं निर्मित करे, एवं स्वच्छ वातावरण को निर्माण करने में उसका एक पक्ष रहना चाहिए, उसका एक सहयोग रहना चाहिए, क्योंकि वो आसपास में कहीं गंदगी ना फैलाए और स्वच्छ वातावरण बनाए रखे, ये भी एक आवश्यक बात है। और इसके साथ ही साथ में उसमें एक सेवा भाव की भावना भी होनी चाहिए कि दूसरों के प्रति वो अपना सेवा भाव रखे। और इसके साथ में समाज सेवा के साथ साथ इन सभी गुण, जो नैतिक गुण हैं, वो उसमें विकसित करने चाहिए हमें। अगला जो बिंदु है वो है, अगला पक्ष है पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं। अब हम उस बालक में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं क्या क्या करवा सकते हैं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हम वाद विवाद प्रतियोगिता,
खेल कूद, भाषा, भाषण, नाटक, स्काउटिंग तथा कार्यानुभव आदि क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका मूल्यांकन अति आवश्यक है। तो इसके साथ में हम जब मूल्यांकन करते हैं, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है कि दोनों गतिविधियां शिक्षा संबंधी शैक्षिक गतिविधियां जो पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई हैं, लेकिन कुछ गतिविधियां ऐसी भी है जो शैक्षिक गतिविधियां तो हैं लेकिन पाठ्यक्रम से इतर हैं। पाठ्यक्रम की यूं कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम की सह शैक्षिक गतिविधियां हैं, तो उनको भी बालकों में आयोजित कराना एक आवश्यक है, जिससे ही उनका सर्वांगीण विकास पूर्ण हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो उसमें वाद विवाद प्रतियोगिता है जो उसकी मौखिक अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है, खेलकूद प्रतियोगिता है उसकी शारीरिक क्षमताओं एवं बौद्धिक क्षमता के लिए आवश्यक है, उसके साथ में भाषण है जो उसके मौखिक अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाएगा, नाटक है, नाटक भी उसकी अभिनय एवं उसकी जो अभिव्यक्ति है उसको और ज़्यादा विकसित करेगा, स्काउटिंग है जो उसे निर्भीक, निर्भय, ईमानदार, एक अच्छा नागरिक बनाने में मदद करेगा, और कार्यानुभव जो उसे स्वावलंबी बनाएगा, आत्मनिर्भर बनाएगा। तो इस प्रकार की गतिविधियां बालकों को कराना काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। उसके बाद है स्वास्थ्य विवरण। अब उसके स्वास्थ्य विवरण के लिए एक जो मतलब राजकीय विद्यालय हैं उनमें उनके लिए एक अभिलेख होता है, एक अभिलेख के माध्यम से उनकी स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। कई बार जो विद्यालय होते हैं राजकीय विद्यालय, उनमें चिकित्सा विभाग के द्वारा भी उनकी स्वास्थ्य को लेकर आंकड़े लिए जाते हैं, उनकी जांच की जाती है समय समय पर, तो उसका विवरण वहाँ पे भी हमको मिल जाता है। तो उसमें क्या क्या बातें ली जाती हैं, जैसे इसके अंतर्गत बालक की लंबाई है, उसका जो भार है, उसका जो स्वास्थ्य है तथा उसका शारीरिक एवं उसका जो मानसिक विकास है आदि तमाम सारी बातों को उसमें एक दर्ज किया जाता है, और उसके अनुसार सामान्य है अथवा नहीं है, और नहीं है तो उसका उपचार किया जाता है। फिर अगला जो पक्ष है इस व्यापक मूल्यांकन का वह है छात्र की अभिरुचियां। अब छात्र की अभिरुचियां भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तो इसके अंतर्गत साहित्य, बालकों की रुचि किसमें है, इसके अंतर्गत साहित्य पढ़ने में बालक रुचि लेते हैं, खासकर जैसे बाल साहित्य हैं या उपन्यास कहानी है, चित्र कहानी है, कविता है, इस प्रकार की। इसके अलावा संगीत कला में सभी बालक संगीत कला को पसंद करते हैं। उसके अतिरिक्त प्रकृति दर्शन सम्मिलित है, बालकों को झरने, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, प्रकृति की चीजें उन्हें बहुत एक आकर्षित करती हैं, तो इनमें बालकों की रुचियां होती हैं। तो इस प्रकार की रुचियों से जुड़े हुए गतिविधियां हम करवा सकते हैं। उसके बाद अगला जो पक्ष है वो है अभिवर्तियां। अभिवर्तियां के अंतर्गत पक्ष आएगा, इसके अंतर्गत समाजवाद, जो बालक का समाजवाद किस प्रकार से विकसित हो रहा है, धर्मनिरपेक्षता, बालकों को धर्मनिरपेक्षता, जैसे हमारा भारत राष्ट्र है ये धर्मनिरपेक्ष है, और हमारा संविधान भी धर्मनिरपेक्षता को एक धर्मनिरपेक्षता की बात को संदेश देता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। तो बालकों को धर्मनिरपेक्षता की संदेश देते हुए मानवता का संदेश दे, न कि किसी धर्म में बांटकर, एवं भावात्मक एकता सम्मिलित है, और धर्मनिरपेक्षता की ओर बालकों को अग्रसर करते हुए उन्हें भावात्मक एकता से जोड़े, क्योंकि हमारा भारत अनेकताओं के बाद भी एकता को लेकर चलने वाला है। इसलिए भारत के जब निवासी हैं वो वेशभूषा, खान पान, इन सभी क्षेत्रों में अलग है, लेकिन इन अनेकताओं के बाद भी भारत में एकता विद्यमान है। तो साथियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।